बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ केसी। केसी के 3 एप्लीकेशंस हमने पढ़े हैं। कौन कौन से? रिएक्शन का डायरेक्शन मालूम करवाना, रिएक्शन का एक्सटेंट मालूम करवाना, और तीसरा था जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को केसी की मदद से मालूम कर सकते हैं। ये 3 एप्लीकेशन। ये चौथा एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कंडीशंस अपॉन इक्विलिब्रियम। जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम को पहुंच जाए, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाए तो हम उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को फिर से डिस्टर्ब कर सकते हैं। कैसे डिस्टर्ब करेंगे? कंसंट्रेशन को चेंज करके, प्रेशर को चेंज करके, टेम्परेचर को चेंज करके हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। फिर से सुने, जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या मुराद है? ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम Kc कहते हैं। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए तो हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कैसे डिस्टर्ब करेंगे? बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, बाय चेंजिंग प्रेशर, by changing temperature। तो जब हम कंडीशंस चेंज करें, रिएक्शन क्या करेगा या ये केमिकल सिस्टम क्या करेगा, ये हमें एक प्रिंसिपल गाइड करता है जिसे ली शैटलियर्स प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये जब हम कंडीशन चेंज करें, ये सिस्टम यानी ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। सिस्टम क्या करेगा कि फिर से इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाए, ये हमें एक प्रिंसिपल बताता है जिसे ली शैटलियर्स प्रिंसिपल कहते हैं। इसका स्टेटमेंट है, जब एक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में हो और उस सिस्टम को कुछ चेंजेस करवा के डिस्टर्ब किया जाए। कौन से चेंजेस करवा के? कंसंट्रेशन चेंज करके, टेम्परेचर चेंज करके, प्रेशर चेंज करके डिस्टर्ब किया जाए। तो ये सिस्टम इस चेंज के खिलाफ उठ खड़ा होगा, वो इस चेंज को खत्म करेगा, मिनिमाइज करेगा, और फिर से इक्विलिब्रियम को रिटेन करेगा। ये जो अल्फाज हैं, इन अल्फाज को ली शैटलियर्स प्रिंसिपल कहते हैं। When a chemical reaction at equilibrium is disturbed,
by some changes, the system will shift in such a way to minimize the effect of change. अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाए तो सिस्टम इस तरीके से शिफ्ट होगा, यानी सिस्टम ऐसा रिस्पॉन्स करेगा कि वो इस चेंज को खत्म करेगा या मिनिमाइज करेगा और फिर से इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगा. So we will discuss the effect of change in concentration, temperature, pressure and catalyst. Effect of change in concentration upon our own equilibrium. अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम को पहुंच चुका हो और उसी हालत हम कंसंट्रेशन चेंज करें, यानी रिएक्टेंट डाल दे या रिएक्टेंट निकाल ले, प्रोडक्ट डाले या प्रोडक्ट निकाल दे, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम लर्ज उठेगा, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा. सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम की हालत में आने की कोशिश करेगा. कैसे? फॉरवर्ड रिएक्शन करके या बैकवर्ड रिएक्शन करके. देखो, ये एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, मींस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट divided by molar concentration of reactant. ये कांस्टेंट है. ये इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम के वक्त मैंने मजीद रिएक्टेंट डाला, तो जो पहले बैलेंस था अब वो इम्बैलेंस हुआ. रिएक्टेंट डालने से ये सिस्टम डिस्टर्ब हुआ. अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा और फिर से इक्विलिब्रियम को रीगेन करेगा. अच्छा, अगर इस प्रोडक्ट को रिमूव किया जाए, प्रोडक्ट हटाया जाए यहां से, अगेन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा? बाय गोइंग थ्रू फॉरवर्ड रिएक्शन. ये सिस्टम फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा. तो फॉरवर्ड रिएक्शन दो सूरतों में होगा. अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, किन किन सूरतों में? रिएक्टेंट डालने से या प्रोडक्ट निकालने से. Aiding reactant or removing product will result in forward reaction. Aiding reactant or removing product इससे कौन सा रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन. Similarly, reverse will be true for backward reaction. Backward reaction कब होगा? तो इन कंडीशंस को उलट करें. रिमूविंग रिएक्टेंट, रिएक्टेंट निकाले, या एडिंग प्रोडक्ट, बाहर से प्रोडक्ट एड करे. ये जो भी प्रोडक्ट हो या बाहर से एड करे, इन दैट केस बैकवर्ड रिएक्शन विल अकर एंड इक्विलिब्रियम विल बी रिस्टोर.
हाँ, तो ये तो था इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम। जब हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, इक्विलिब्रियम तभी रिस्टोर होगा अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाए या बैकवर्ड हो जाए। फॉरवर्ड कब होगा? फॉरवर्ड तब होगा अगर हम रिएक्टेंट डाल दें या प्रोडक्ट को निकाल दें। बैकवर्ड कब होगा? अगर हम प्रोडक्ट डाल दे या रिएक्टेंट को निकाल दे। लेट मी टेल यू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो पॉइंट है ये कि जो Kc वैल्यू है, इट डजंट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। किस कंसंट्रेशन पे? इनिशियल कंसंट्रेशन पे। यानी देखो, ये एक रिएक्शन व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, एक स्टूडेंट इस रिएक्टेंट का 1 मोल पर लीटर लेता है। व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, दूसरा स्टूडेंट 2 मोल्स पर लीटर लेता है। यानी दो स्टूडेंट्स इस एक रिएक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं सेम कंडीशंस पे। एक ने रिएक्टेंट लिया 1 मोल पर लीटर, दूसरे ने रिएक्टेंट लिया 2 मोल पर लीटर। सपोज इसके पास Kc की वैल्यू आती है, लेट सपोज 0.2, तो इस दूसरे स्टूडेंट के पास Kc वैल्यू कितनी आएगी? वो भी एग्जैक्टली इतनी ही होगी। कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होता है। ये जो टाइम रिक्वायर होता है वो चेंज होगा। Kc की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इक्विलिब्रियम और किस तरीके से चेंज हो सकता है? वो है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर और वॉल्यूम। आप प्रेशर कहते हो, वॉल्यूम कहते हो, दोनों का एक ही मतलब है, ऑन इक्विलिब्रियम। एक बात जहन में रखिए कि प्रेशर चेंज या वॉल्यूम चेंज तब इक्विलिब्रियम पे असरअंदाज होगा अगर सारे सब्सटेंसेस बेसिस हो और रिएक्टेंट के मोल्स और प्रोडक्ट के मोल्स आपस में इक्वल ना हो। यानी ये 3 रिएक्शंस आप देखें, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा रिएक्शन है N2 गैस, O2 गैस, 2NO गैस। और तीसरा रिएक्शन है N2 गैस, 3H2 गैस, 2NH3 गैस। देखो इन तीनों रिएक्शंस को, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है
तो इक्विलिब्रियम पे अगर मैं प्रेशर चेंज करूं, इंक्रीज डिक्रीज करूं, क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? कहोगे नो। व्हाई? बिकॉज ये इन दो शराइत पे पूरा नहीं उतर रहा। ये किस स्टेट में है? सॉलिड में। प्रेशर चेंज का असर तब होगा अगर ये सारे सब्सटेंसेस किस हालत में हो? गैसेस हो, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल्स आपस में इक्वल ना हो। तो ये सॉलिड है, इस पे प्रेशर का असर नहीं है। इसको देखिए, बी को N2 plus O2 give 2NO गैस। क्या इस पे प्रेशर का कोई असर होगा? तो चेक करते हैं, क्या ये सारे गैसेस हैं? बिल्कुल गैसेस हैं। तो ये इस पहले शर्त पे पूरा उतरा। दूसरा, रिएक्टेंट के मोल 2 हैं, प्रोडक्ट के मोल भी 2 हैं, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल में फर्क नहीं है। तो इस रिएक्शन पे भी इक्विलिब्रियम का कोई असर नहीं। इस रिएक्शन पे भी प्रेशर चेंज का कोई असर नहीं होगा। इस रिएक्शन को देखे, क्या इस पे प्रेशर चेंज का कोई असर होगा? तो गैस गैस गैस, सारे गैसेस हैं। और अब इनके आप मोल्स देखें, 1 मोल और 3, कुल मिला के 4 मोल रिएक्टेंट के हैं, 2 मोल प्रोडक्ट के हैं। मोल्स सेम नहीं है, मोल्स में फर्क है। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय द प्रेशर चेंज। अच्छा, प्रेशर इंक्रीज करने से उस जानिब रिएक्शन होगा जिस जानिब मोल्स कम होंगे। प्रेशर इंक्रीज करने से उस तरफ रिएक्शन होगा जिस तरफ मोल्स कम हो। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है, यहां रिएक्टेंट के मोल 4 है, प्रोडक्ट के मोल 2 है। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम पे प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो ये इसमें चेंज होगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और अगर प्रेशर डिक्रीज किया जाए तो उस तरफ रिएक्शन होगा जिस तरफ मोल्स कम होंगे। तो प्रेशर इंक्रीज करने से किस जानिब रिएक्शन होता है? जिस जानिब मोल्स कम होंगे। यही वजह है कि जब भी अमोनिया को सिंथेसाइज किया जाता है, सिंथेसिस करवाते हैं हाई प्रेशर पे। तो प्रेशर इंक्रीज करने से किस तरफ रिएक्शन होगा? जिस तरफ मोल्स कम होंगे। ये एक और रिएक्शन 2SO2 गैस प्लस O2 गैस रिवर्सिबली 2SO3 गैस, क्या इस पे प्रेशर चेंज का कोई असर होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? सारे गैसेस हैं और मोल्स इक्वल नहीं है। रिएक्टेंट के 3 मोल, प्रोडक्ट के 2 मोल। तो ये रिएक्शन करने के लिए हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तब जाके ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर अपॉन इक्विलिब्रियम। ये बात याद रखनी है कि टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन भी चेंज होता है और Kc की वैल्यू भी हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। Kc changes with
change in temperature. Okay, what will happen to Kc? Kc increase हो सकती है with increase in temperature. बशर्ते फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक हो. एंडोथर्मिक Kc वैल्यू डिक्रीज हो सकती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. कब? अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो. देखो, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. कैल्शियम कार्बोनेट ये रिवर्सिबली देता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. डीकंपोजिशन रिएक्शन. किस किस्म का रिएक्शन? डीकंपोजिशन. यानी कंपाउंड टूट रहा है तो कंपाउंड खुद से नहीं टूटता. टूटने के लिए एनर्जी चाहिए. मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है. तो इस रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, यूं Kc की वैल्यू बढ़ जाएगी. क्योंकि हम जानते हैं कि Kc वैल्यू है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेड. एक दफा फिर से सुने. मुझे कैसे पता चला कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है? बिकॉज इट इज डीकंपोजिशन. तो डीकंपोजिशन खुद से नहीं होती. डीकंपोजिशन तब होगी जब हम हीट सप्लाई करेंगे. तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक. जब हम हीट सप्लाई करेंगे यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, Kc की वैल्यू बढ़ती जाएगी. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इसको बिल्कुल उलट करें. ये एक रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. दिस इज अ सिंथेसिस रिएक्शन. सिंथेसिस रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बने. सारे सिंथेसिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं एक्सेप्ट 3 रिएक्शन सिंथेसिस ऐसे हैं. वन इज जब H2I2 आपस में मिल जाए टू फॉर्म HI. दूसरा है when N2 and O2 combine to form NO. और तीसरा है जब NO ऑक्सीजन के साथ मिले टू फॉर्म 2NO2. ये 3 रिएक्शन सिंथेसिस है. मैं आपको सिंथेसिस रिएक्शन का फिर से बताऊं. सिंथेसिस रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बने. तो इसमें एक प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें भी, इसमें भी.
ये 3 सिंथेसिस रिएक्शन वो वाहिद रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक है। इनके अलावा सारे सिंथेसिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो ये देखो, दिस इज अ सिंथेसिस रिएक्शन, इसका मतलब है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी इसकी जो डेल्टा H वैल्यू है इट इज नेगेटिव, मींस हीट इज रिलीज। तो ऐसे रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड, और Kc की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं Kc की वैल्यू बढ़ती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं Kc की वैल्यू कम होती है, बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो ये मैंने ऊपर लिखा है कि Kc value increases with increase in temperature if forward reaction is endothermic. Kc value decreases with increase in temperature if forward reaction is exothermic. ये बात मैं आपको फिर याद दिला दूं कि जो Kc वैल्यू है it depends on temperature. टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होता है, साथ में Kc वैल्यू चेंज होती है। और आखिर में है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई असर नहीं होता। कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को स्पीड अप करता है ताकि रिएक्शन जल्दी इक्विलिब्रियम में आ जाए। कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को तेज करवाता है, स्पीड अप करवाता है। कैसे? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करें। कैटलिस्ट क्या करता है? इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। एक्टिवेशन एनर्जी हर रिएक्शन के लिए हर रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो कैटलिस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करवाता है और यूं रिएक्शन तेजी के साथ कंप्लीट हो जाता है। तो कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई असर नहीं होता, वो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और यूं रिएक्शन जल्दी इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ ले चैटलियर प्रिंसिपल। ले चैटलियर प्रिंसिपल हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के प्रिपरेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि हमें कम कीमत में ढेर सारा प्रोडक्ट मिल जाए। एक प्रोसेस है बर्स प्रोसेस जो यूज होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, और फिर इस अमोनिया से यूरिया बनाया जाता है। तो इस रिएक्शन को अगर हम इकोनॉमिकल बनाएंगे, यानी इस पे कम खर्चा आएगा, तो यूरिया की कीमत कम होगी। तो ले चैटलियर प्रिंसिपल यूज करके हम इसकी कीमत को कंट्रोल कर सकते हैं।
by changing concentration, pressure, temperature. रिएक्टेंट डालने से कौन सा रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड। अच्छा, अब हमारे पास रिएक्टेंट दो हैं, वन इज दिस नाइट्रोजन एंड अदर इज हाइड्रोजन। हम कौन सा रिएक्टेंट ज्यादा डालेंगे? हम वो रिएक्टेंट ज्यादा डालेंगे जो हमें मुफ्त में मिलता हो। तो मुफ्त में कौन मिलता है? ये नाइट्रोजन, ये ईयर में मौजूद है। तो जब भी हेबर्स प्रोसेस करवाना हो, एक्सेस नाइट्रोजन ईयर वाला यूज करोगे ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया जो ही बनेगा इसे रिमूव करोगे। कैसे रिमूव करोगे? बाय डिसॉल्विंग इन वाटर। इसे पानी में डिसॉल्व करते जाओगे, ईयर से नाइट्रोजन डालते जाओगे, फॉरवर्ड रिएक्शन, इसे पानी में डिसॉल्व करते जाओगे तो ये रिमूव होगा, ये ऐड होगा और यूं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा है प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या इस रिएक्शन पे प्रेशर का असर है? बिल्कुल है। सारे गैसेस हैं और मोल्स में फर्क है, तो ये रिएक्शन हम हाई प्रेशर पे करेंगे ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन उस जानिब जाता है जिस जानिब मोल कम होंगे। सो रिएक्शन विल बी carried out at high pressure. Temperature का असर, look at this reaction again, ये synthesis reaction है, heat release होता है, तो ये रिएक्शन आप लो टेम्परेचर पे परफॉर्म करोगे। ये रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इससे टेम्परेचर को कम नहीं करवाना है, क्योंकि फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगा लेकिन उसका रेट बेहद स्लो होगा। सो ये कंडीशंस ऑप्टिमम कंडीशंस कहलाते हैं। ऑप्टिमम कंडीशंस वो होते हैं जिस पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा हो और इकोनॉमिकली फिजिबल हो।